यहाँ। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद हुआ है, अभी आप देखना हिंदुस्तान में क्या होने वाला। अभी तो शुरुआत हुई है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी अमेरिका को दी। अमेरिका को कह दिया कि भैया आप बताओ हमें कि हम कहां से तेल खरीदें, कहां से गैस खरीदें। आप चाहते हो कि रूस से ना खरीदे, नहीं खरीदेंगे। चाहते हो ईरान से ना खरीदे, नहीं खरीदे। चाहते हो इराक से ना खरीदे, नहीं खरीदे। आप बोलो। ये चीजें नरेंद्र मोदी ने दी। अमेरिका को सब कुछ दे दिया। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी एप्स्टीन के कारण, अदानी के कारण, अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के कारण कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। नरेंद्र सरेंडर हो गया है एप्स्टीन और अदानी और भी चीजें हैं तो मैं जानता हूं। तो अब नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। वो अब अमेरिका का काम कर रहे हैं। बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा का पूरा धन अदानी को नहीं दिया। नहीं, ये वो है मोदी का, वो है बीजेपी का, अदानी का नहीं हो। मेरा एक्सपीरियंस है कि भैया जितना आपको चाहना है चाह लो, उसका कोई मतलब नहीं हो। तो मैं ये सोच रहा था, फिर दूसरा भाषण आया और एकदम उन्होंने कहा जो मेरे दिल में दिमाग में सवाल था, भाई सही है ये चाहिए मगर कैसे, उसका जवाब आया। आपने दिया, गौतम जी ने दिया कि जब तक विचारों के लिए नहीं लड़ा जाएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। और मैं आपसे कह देता हूं, ये जो आप नारे लगाते हैं इससे कुछ होता नहीं है। ये कि भैया राहुल गांधी जिंदाबाद, इससे कुछ होता नहीं है। इससे मतलब पता नहीं अच्छा लगता होगा मगर इससे कुछ होता नहीं। होता कैसे है? गौतम जी ने कहा जो मन बना लेता है कि ये जो हो रहा है इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूं। भाषण देने से पहले मैं सोच रहा था कि अंबेडकर जी शिक्षा की बात करते थे, संगठित होने की बात करते थे, और जब कांशीराम रात में उत्तर प्रदेश में घूमते थे वो पेन लिए घूमते थे। वो कहते थे पेन होता है, खाई इस साइड से होती है, शाही इस साइड में होती है, निब इस साइड होता है, ऊपर से कवर लग जाता है 15% का। और वो ये भी कहते थे पेन को ऐसे होना चाहिए, इस समाज का फायदा 15% को मिले मगर 85% को भी मिलना चाहिए, उसमें शामिल वो भी होने चाहिए। अब क्या हुआ? अब बीजेपी ने नया सिस्टम उठाया है। बीजेपी ने पेन और इसको अलग कर दिया, इसको पता नहीं कहां फेंक दिया और उसके लिए इसको लिए फिर रहे हैं। मतलब जो पहले रास्ता था इस पे हम चल रहे थे और तेजी से चलना था, और उसमें कांग्रेस पार्टी की भी कमियां थी, इसीलिए कांशीराम जी सफल हुए। अगर कांग्रेस पार्टी अपना काम करती तो कांशीराम जी सक्सेस नहीं हो पाते। और मैंने किसी और से एक दिन कह दिया, पता नहीं सही कहा या गलत कहा, अगर जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते तो कांशीराम जी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर होते। मगर कहने का क्या मतलब, राजनीति में दो तरीके के लोग होते। एक कहता है कि मुझे ऐसा पेन चाहिए, दूसरा कहता है मुझे ऐसा पेन, मतलब मुझे पेन ऐसा चाहिए कि सब लोगों को फायदा हो, समाज में कोई पीछे ना रहे, और अगर हिंदुस्तान में प्रगति हो रही है तो गरीब से गरीब बच्चा किसी भी वर्ग का हो उस प्रगति में उसको शामिल होना। अगर हम हिंदुस्तान को आज देखें, हमारी संस्थाएं को आप देखिए, किसको भी चुन लीजिए, जुडिशरी चुननी है उसको चुन लीजिए, मंत्रिमंडल देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए, शिक्षा का सिस्टम देख लीजिए, कॉर्पोरेट इंडिया देख लीजिए, किसी एक को चुन लीजिए और थोड़ी सी गहराई में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा 85% उसमें कहीं है ही नहीं। आप जाइए, आज घर जाएंगे आप, स्टॉक मार्केट का समय है, आप इंटरनेट पे जाइए, 500 सबसे बड़ी कंपनियों के नाम ले लीजिए और इंटरनेट पे जाके आप देखिए कि सीईओज का आप नाम निकाल लीजिए, उनके सीनियर मैनेजमेंट का आप नाम निकाल लीजिए और आप देखिए वहां पे दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी कितने हैं आप देखिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। एक नहीं मिलेगा। अदानी जी की कंपनी में जाइए, उनके सप्लायर्स की लिस्ट निकालिए, उनकी कंपनी को हजारों कंपनियां सप्लाई कर, थोड़ी छोटी होती है, उनकी लिस्ट निकालिए, उनके सीईओज देख लीजिए, आपको वहां एक भी दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी, एक पिछड़ा वर्ग, कोई नहीं मिलेगा। किसी भी प्राइवेट अस्पताल में चले जाइए, आपके परिवार के लोग बीमार होते हैं, अगली बार आप जाएंगे जरा नाम पढ़िए, अपोलो हॉस्पिटल में जाके नाम पढ़िए डॉक्टरों, वहां पे आपको एक दलित नाम नहीं, एक पिछड़े वर्ग का नाम, एक आदिवासी नहीं मिले। और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये देश सबका है, वन मैन वन वोट, जितनी आबादी उतनी भागीदारी, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सारे के सारे लोग एक जैसे हैं, कोई कम नहीं है, सब समान। अच्छा, मनरेगा की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको 85% मिल जाएगा, भरा हुआ है वहां पे, आप निकालिए। मजदूरों की लिस्ट निकालिए, जिन लोगों ने ये हॉल बनाया, शानदार हॉल, चमकता हुआ हॉल में हम भाषण कर रहे हैं, उनकी लिस्ट निकालिए। 60% आपको पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज में मिलेंगे आप, और उधर भी कॉन्ट्रैक्टर मिलेगा आप। और ये स्थिति खराब होती जा रही। अगर इंप्रूव हो रही थी तो अलग बात, पहले कोई छोटा बिजनेस चला सकता था, उसमें 2, 3, 4, 5% घुस जाते। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, उसमें मैनेजमेंट में लोग घुस जाते, पब्लिक अस्पताल थे, पब्लिक यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस थे, उसमें घुस जाते थे। आपने इंटरव्यू की बात की, मैं गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था, इंटरव्यू बच्चों को निकालने का तरीका है, आपकी जात क्या है भैया, आप इंटरव्यू में फेल, सीधी सी बात है। वो सब बोल रहे हैं आरएसएस के संगठन की लिस्ट निकालिए, जो उनके प्रचारक लोग हैं, जो उनका सीनियर आरएसएस का जो सेंटर है, उसमें आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी। और लड़ाई बिल्कुल क्लियर है, एक तरफ 85% बैठे हैं और उनको कहा जा रहा है कि भैया ये देश आपका नहीं। कहने के लिए हाँ हम कह देंगे कि भैया आप हिंदुस्तानी हो, मगर जब धन बांटने की बात आएगी या देश को चलाने की बात आएगी या पावर की बात आएगी तो आप हिंदुस्तानी नहीं हो, आप कुछ और ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ। और ये संविधान क्या है? पहले मैं सोचता था कि एक किताब है जो आजादी के बाद लिखी गई। हम सब कहते हैं कि अंबेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन, मगर अगर हम थोड़ी सी गहराई में जाए तो इसमें हिंदुस्तान की हजारों साल की आवाज है। जो आपने, गौतम जी, जो आपने लिस्ट दी, आपने नाम लिए,
नारायण गुरु, बसवन्ना, अंबेडकर जी, गांधी जी, गौतम बुद्ध जी, जो आपने लिस्ट दी, उन सब की आवाज इस कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी बात, जो उस विचारधारा के खिलाफ थे उनकी आवाज इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। सावरकर जी की आवाज इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। नाथूराम गोडसे की आवाज इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कुछ भी कह लें, नरेंद्र मोदी जी इस कॉन्स्टिट्यूशन की विचारधारा को नहीं मानते। और मैं आपको बताता हूं ये मैं किस बेसिस पे कह, आपने अंबेडकर जी की बात कही, कांशीराम जी की बात कही, और आपने कहा वो सूखी रोटी खाते थे, कहा आपने गौतम। और अंबेडकर जी के बारे में लोग बहुत कुछ कहते हैं, कोलंबिया में पढ़ाई की, दलितों के लिए लड़े, इंटेलेक्चुअल थे, दलितों की लड़ाई लड़े, पूरी जिंदगी समाज के लिए दे दी। मगर मेन बात क्या है? मेन बात है कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं। बाकी सब का कोई मतलब ही नहीं है। अगर कांशीराम जी कॉम्प्रोमाइज हो जाते, अगर वो अपने विचारों पर कॉम्प्रोमाइज कर जाते, अगर अंबेडकर जी कॉम्प्रोमाइज कर जाते, तो उनकी फोटो यहां कभी नहीं लगती। वो अगर अंबेडकर जी दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होते, कोलंबिया से डिग्री लेके आ जाते, 24 घंटा दलितों के बारे में बात करते, आधी रोटी भी खा लेते, मगर अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाते तो वो अंबेडकर जी नहीं होते। फर्क है अंबेडकर जी में, गांधी जी में, कांशीराम जी में और सावरकर में, बहुत बड़ा फर्क है। गांधी जी 10-15 साल जेल गए, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अंबेडकर जी पूरी जिंदगी दे दी, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कांशीराम जी ने क्या कॉम्प्रोमाइज किया किसी से? सवाल नहीं उठता, कर ही नहीं सकते। करना भी चाहते तब भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि इतनी गहराई से बात उनके दिल में थी कि वो कर ही नहीं सकते। आप मोदी जी का चेहरा तो देखिए ना, जरा देखिए, वो उनके संगठन की पुरानी आदत है, ये नई चीज नहीं है। अब मत सोचिए कि ये पहला एग्जाम्पल, पहला उदाहरण है, ये पहला उदाहरण नहीं है, इनका लाइनअप है, ये करते जाते हैं। आप देखिए, आप कल मैं पार्लियामेंट में मैंने मतलब एप्स्टीन शब्द बोला और स्पीकर साहब ने कहा नहीं 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 नहीं, मैंने कहा कि देखिए मामला एनर्जी सिक्योरिटी का है, मामला एनर्जी सिक्योरिटी का है। मामला ये है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी गई है। आज अमेरिका कहेगा कि अगर हम रूस से गैस तेल खरीद सकते हैं, अमेरिका कहेगा अगर हम ईरान से, इराक से, किसी और से खरीद सकते हैं, मतलब एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। उसके बाद मैंने बोला क्यों हुई, और मैंने कहा ये जो हरदीप पुरी बैठा है, ये जिसको आपने ऑयल मिनिस्टर बनाया, ब्यूरोक्रेसी से उठा के ऑयल मिनिस्टर बना दिया, ये पहला कॉम्प्रोमाइज है। इसका तो नाम उधर एप्स्टीन फाइल में है, तो उसका दोस्त है, इसकी बेटी के कंपनी में जॉर्ज सोरोस का पैसा गया है। तो जैसे ही मैंने कॉम्प्रोमाइज शब्द का प्रयोग किया, स्पीकर कहते नहीं भैया नहीं, कॉम्प्रोमाइज सब नहीं बोल सकते। तो अब तो एक साइड एप्स्टीन है, दूसरी साइड अदानी जी। आपने बड़ी गहरी बात बोली, आपने बड़ी गहरी बात बोली, मैंने इसके बारे में काफी सोचा है। आपने बोला कि देखिए कांग्रेस पार्टी गरीब पार्टी और कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो अमीर नहीं, मगर आप बात समझिए, हम अमीर पार्टी होना ही नहीं चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का डिजाइन गांधी जी के टाइम से यही है भैया, ये जिस दिन अमीर पार्टी बन जाएगी उस दिन वो बीजेपी बन जाएगी। हमें गरीब पार्टी चाहिए। मैं इस बात को मैं इलेक्शन में समझा। इलेक्शन में माखन जी मेरे पास आए, कहते राहुल जी हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। मैंने सोचा भाई अब तो फंस गए, चुनाव आ रहा है, सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए, अब क्या करेंगे? कांग्रेस पार्टी पे कोई रुकावट नहीं आई, वो चलती गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए ये है विचारधारा की पार्टी और इसको ये बीजेपी वाले नहीं हरा सकते हैं, सवाल नहीं उठता। अगर ये अपनी पटरी पे चलेगी, अगर ये गांधी जी की पटरी पे चलेगी, अंबेडकर जी की पटरी पे चलेगी, इसको कोई नहीं हरा सकता। ज्योतिबाई फुले की पटरी पे किसको कोई नहीं हरा सकता। अगर कमी है तो हम में ये सबसे पहले समझना होगा। और अब हमने मन बना लिया है, कांग्रेस पार्टी ने मन बना लिया है कि जाति जनगणना होगा और दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अति पिछड़ों को, माइनॉरिटीज को हिंदुस्तान के पावर स्ट्रक्चर में जगह मिलेगी। और ये कुछ भी कह दे, कुछ भी कर दे, मैं इस बात को छोड़ने वाला नहीं। और अब मामला बड़ा आसान हो गया। मामला क्यों आसान हुआ? क्योंकि उनका जो आदमी है वो कॉम्प्रोमाइज है, उसको पकड़ लिया। अभी आपको पता नहीं लग रहा मगर हमने उसको पकड़ लिया। नहीं, वो पकड़ लिया है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं, साइकोलॉजिकली नरेंद्र मोदी खत्म। राजनीति में हार पहले हो जाती है, हार पहले यहां होती है, मन में यहां पे हार हो जाती है, उसके बाद होना ही होना है। और आप ये सोच समझिए कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो हमारे दलित भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, पिछड़े वर्ग के भाई हैं, जो जिन्होंने प्रेशर बनाया, उन्होंने नरेंद्र मोदी को खत्म। और मैं आपको बता देता हूं, देखिए जो आपने बोला ना कांग्रेस पार्टी का जो धन है, कांग्रेस पार्टी गरीब पार्टी, बीजेपी अमीर पार्टी बन गई। और उसने क्या किया? बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा का पूरा धन अदानी को नहीं दिया। नहीं, ये वो है मोदी का, वो है बीजेपी का, अदानी का नहीं। वो सिस्टम पूरा बीजेपी का सिस्टम है। वो अदानी कंपनी नॉर्मल कंपनी नहीं है, वो ऐसे है, यूं है। और पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, वो अदानी कंपनी में। और इस बात को अमेरिकनों ने समझ लिया और पकड़ लिया, इसीलिए अमेरिका में केस किया है। भाई और बहनों, वो केस अदानी जी के खिलाफ नहीं है, वो केस सीधा मोदी जी के खिलाफ। और वो केस मोदी जी को मैसेज है कि अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो हम आपका पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम खोल देंगे, हिंदुस्तान को दिखा। तो अब नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं
रहे हैं, वो अब अमेरिका का काम कर रहे हैं। और जब मैं ये बात पार्लियामेंट में कहने जा रहा था, नरेंद्र मोदी भाग के निकल गए। आंख में आंख नहीं मिला सकते। नहीं। अब देखिए, अब आप कहोगे, देखो ये अब कैसे कह रहे हो, मैं बताता हूं। हर चीज का मैं आपको सबूत दूंगा। हिंदुस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर कृषि का सिस्टम नहीं खोल सकता। बाकी दुनिया के जो किसान हैं उनके लिए हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कभी नहीं खोल सकता है। नरेंद्र मोदी नहीं करना चाहता था। कैसे मालूम? मैं 4 महीने से पता लगा रहा था कि भैया ये जो अमेरिका की ट्रेड डील जो है ये रुकी क्यों है। अनऑफिशियली पूछ रहा था मैं, और हर बार जवाब आ रहा था, कृषि के मामले पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मेरा भाषण हुआ 1 घंटा रोका, फिर शुरू हुआ, फिर रोका, फिर शुरू हुआ, फिर रोका, फिर शुरू हुआ। उसके बाद में तकरीबन 6 बजे शाम को जैसे ही प्रधानमंत्री पार्लियामेंट से भाग के गए, उसके एकदम बाद प्रधानमंत्री ने ट्रंप को फोन किया। कैबिनेट से नहीं पूछा, ये हमारे कृषि मंत्री हैं, इनसे नहीं पूछा, गडकरी जी से नहीं पूछा, फॉरेन मिनिस्टर से नहीं पूछा, सीधा फोन लगाया और ट्रंप को कह दिया कि भैया मामला फिट है, डील साइन कर दूंगा। और ट्रंप ने ट्वीट कर दिया, जो काम 4 महीने के लिए रुका हुआ, जो कॉम्प्रोमाइज आपने 4 महीने नहीं किया, वो आपने 15 मिनट में क्यों कर दिया। एप्स्टीन और अदानी और भी चीजें हैं तो मैं जानता हूं। अगर ये दो मेन चीजें और फिर 2-3 और चीजें हैं। क्या दिया नरेंद्र मोदी? हिंदुस्तान का पूरा डेटा पकड़ा। अगर अमेरिका को चाइना से मुकाबला करना है, चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा डेटा का पैकेज है, नंबर 2 पे हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान के डेटा के बिना अमेरिका चाइना के सामने खड़ा नहीं। सीधी बात, नरेंद्र मोदी ने आप सबका डेटा, हिंदुस्तान की जनता का डेटा सारा का सारा अमेरिका को दिया। हमारा डेटा अमेरिका कहीं भी रख सकता, अमेरिका में रखना चाहता है अमेरिका में रख सकता। 20 साल का टैक्स हॉलिडे दिया और हम अपने ही डेटा को चेक नहीं कर सकते। हम उनसे नहीं कह सकते भैया इस डेटा का ऐसे प्रयोग नहीं करो। मानो सऊदी अरेबिया ने या रूस ने अपना पूरा का पूरा तेल अमेरिका को दे दिया। ये नरेंद्र मोदी ने। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हर साल 9 लाख करोड़ रुपए का माल हम अमेरिका से खरीदेंगे। 9 लाख करोड़ रुपए का माल हम अमेरिका से खरीदेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर 9 लाख करोड़ रुपए का माल हम अमेरिका से खरीदेंगे तो हमारे बिजनेस क्या करेंगे, हमारे स्मॉल मीडियम बिजनेस क्या करेंगे? तो डेटा दिया, वायदा किया कि 9 लाख करोड़ रुपए का माल खरीदेंगे, कपास, सोया, फल, बादाम, अखरोट, दाल। अब अमेरिका के जो किसान हैं वो अपना यहां बेचे। अमेरिका के खेत बड़े बड़े 500 एकड़ 1000 एकड़ की पूरी मैकेनाइज, हमारे खेत 5 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़, यहाँ पे कोई मैकेनाइजेशन नहीं, सारा का सारा माल उनका अंदर आ जाएगा। और आखिरी बात जो गौतम जी ने कही, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, अभी आप देखना क्या होने वाला है। यहाँ ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद हुआ है, अभी आप देखना हिंदुस्तान में क्या होने वाला है। अभी तो शुरुआत हुई है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी अमेरिका को दे दी। अमेरिका को कह दिया कि भैया आप बताओ हमें कि हम कहां से तेल खरीदें, कहां से गैस खरीदें। आप चाहते हो कि रूस से ना खरीदे, नहीं खरीदेंगे। चाहते हो ईरान से ना खरीदे, नहीं खरीदे। चाहते हो इराक से ना खरीदे, नहीं खरीदे। आप बोलो, ये चीजें नरेंद्र मोदी ने दी। लिया क्या? कुछ नहीं। हमारा जितना पहले टैक्स था उससे ज्यादा हो गया। हिंदुस्तान को यूएस डील से कुछ नहीं मिला, जीरो। अमेरिका को सब कुछ दे दिया। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी एप्स्टीन के कारण, अदानी के कारण, अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के कारण कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं। नरेंद्र सरेंडर हो गया है। अब हमारे सामने बहुत बड़ा मौका है कि हम अब हिंदुस्तान को बदलने की राजनीति करें। सिर्फ इलेक्शन जीतने वाले नहीं, मगर हिंदुस्तान की जो गरीब जनता है, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ा वर्ग है, माइनॉरिटी है, गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं, उनको हिंदुस्तान में के पावर स्ट्रक्चर में शामिल करने की राजनीति। और उसके लिए आपको आपके दिल में कुछ होना पड़ेगा। नारों से नहीं होने वाला। अगर कांग्रेस पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में 100 ऐसे लोग मिल गए, मुझे 101 नहीं चाहिए, अगर 100 लोग मिल गए जो कहते भैया हम मर जाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारा काम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे तो कितने लोग हैं? यहाँ पे 1000 लोग हैं। मैं तो छोड़ो, 1000 छोड़ो, मुझे बस ये 100 चाहिए जो कहे कि भैया हम मर जाएंगे, मगर ये जो हमारा लक्ष्य है इसको हम नहीं छोड़ने वाले, काम हो जाएगा हमारा। आप सब आए, आपने इतनी एनर्जी दी, इतना प्यार दिया, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं आपको सिर्फ कहना चाहता हूं कि मेरे लिए अंबेडकर जी का संविधान, गांधी जी का संविधान, ये सबसे जरूरी चीज है और इसकी हम मरते दम तक इसकी हम रक्षा करें। अभी आप देखना क्या होने वाला है। यहाँ ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद हुआ है, अभी आप देखना हिंदुस्तान में क्या होने वाला है। अभी तो शुरुआत हुई है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी अमेरिका को दी। अमेरिका को कह दिया कि भैया आप बताओ हमें कि हम कहां से तेल खरीदें, कहां से गैस खरीदें। आप चाहते हो कि रूस से ना खरीदे, नहीं खरीदेंगे। चाहते हो ईरान से ना खरीदे, नहीं खरीदे। चाहते हो इराक से ना खरीदे, नहीं खरीदे। आप बोलो, ये चीजें नरेंद्र मोदी ने दी। अमेरिका को सब कुछ दे दिया। क्यों? क्योंकि